नमस्कार। हम अलंकारों की बात कर रहे हैं और हमने नाना भांति के अलंकारों को देखा। अ, इन अलंकारों में जो सर्वाधिक जिस अलंकार के भेद किए गए हैं, जिस प्रवर्ग में सर्वाधिक अलंकार रखे गए हैं, वह है सादृश्य मूलक अलंकार। और जो काव्य की शोभा के वर्धक की जो धर्म अलंकार हैं, उसमें यदि हम सादृश्य मूलक अलंकारों को देखें तो वहाँ उपमेय और उपमान में सादृश्य स्थापित करने का प्रयास वहाँ पर किया जाता है। आज इसी श्रृंखला में हम समासोक्ति अलंकार को देखेंगे। देखिए, समासोक्ति अलंकार की जब हम बात करें तो सामासिक उक्ति, जिसमें समास है, जो कि संक्षिप्त कथन में बहुत कुछ कह रहा है, तो उसे हम समासोक्ति कहते हैं। लेकिन ये किस प्रकार और कैसे कहेगा, इसको लक्षणों और उदाहरणों से भली भांति जानना जरूरी है। देखिए, अलंकार का जो पहला लक्षण है वो ये है कि चमत्कारिक उक्ति होनी चाहिए। वो चमत्कार पूर्ण कथन होना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, केवल और केवल वार्ता बनकर रह जाएगा, केवल और केवल बातचीत बनकर रह जाएगा। तो जब हम अन्योक्ति, समासोक्ति जैसे उदाहरण को देखते हैं, श्लेष को जब हम देखते हैं, तो वहाँ हम पाते हैं कि किस प्रकार एक ही शब्द के अंदर वहाँ पर नाना अर्थ भर दिए गए हैं। इसी तरह जब हम इन अर्थालंकारों को देखते हैं तो वहाँ भी पाते हैं कि अर्थ को कहने की कितनी उक्तियाँ हैं, कितना तरीका है। तो उसमें आज हम उस अलंकार की बात करेंगे, समासोक्ति की, जहां पर जो विशेषण हैं वो श्लिष्ट हो जाते हैं। विशेषण में श्लेष आ जाता है, श्लिष्टत्व आ जाता है। तो ये कैसे आता है, क्या इसका लक्षण है और क्या इसके उदाहरण हैं, आइए जानते हैं। तो समासोक्ति की हम जब बात करते हैं तो समासोक्ति को जब हम देखते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना जान पड़ता है, समास और उक्ति। समास का जब अर्थ देखते हैं तो जिसमें शब्दों को पास पास रख दिया जाए, मतलब जिसमें संक्षिप्त कथन में बहुत बड़ी बात कह दी जाए, तो वहाँ समास कहा जाता है उसे। तो समास और उक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, जो संक्षिप्त है जो कथन, उसे समासोक्ति कहते हैं। यदि इसकी हम अलंकार की दृष्टि से परिभाषा देखें तो जहां प्रस्तुत वृतांत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन कर दिया जाता है, वहां समासोक्ति होती है। प्रस्तुत क्या है, उपमेय, और अप्रस्तुत क्या है, उपमान। जिसे हम वर्ण विषय कह रहे हैं वो उपमेय। तो वर्ण के माध्यम से जब अवर्ण की बात जहां की जाती है तो वहां समासोक्ति कही जाती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं संक्षेप वचनात् समासोक्ति रित्याख्या। जब हम यहाँ पर काव्यालंकार में ये परिभाषा देखते हैं तो वो उन्होंने कहा है कि संक्षेप वचनात् समासोक्ति रित्याख्या, कि संक्षेप वचन में जो बात कही जाती है, जो व्याख्या की जाती है, वही समासोक्ति है। यदि काव्य प्रकाश के माध्यम से इस अलंकार की परिभाषा देखें तो समासेन संक्षेपणार्थ द्वय कथनात् समासोक्ति, कि जहां पर एक के वर्णन से किसी एक के वर्णन से दो का वर्णन उल्लेखनीय हो जाए, दो की बात समझ आ जाए, दो की बात वर्णित हो, वहां समासोक्ति मानी जाती है। तो जहां एक के वर्णन से दो का ज्ञान हो जाए, उस संक्षिप्त कथन को समासोक्ति कहा जाएगा। तो ये काव्य प्रकाश में है। यहाँ आपके लिए दो प्रश्न छूटते हैं कि काव्यालंकार किसका ग्रंथ है और काव्य प्रकाश किसका ग्रंथ है। कल आपने पद्माभरण की बात की और उसका जवाब दिया, कविकुल कल्पतरु का भी जवाब दिया, और उसके लिए आपको साधुवाद। आज के ये प्रश्न है कि काव्यालंकार और काव्य प्रकाश किसके ग्रंथ है। तो समासोक्ति का अर्थ हमने देखा, ललित ललाम की हम बात कर चुके हैं 2 दिन पूर्व जब हमने पढ़ा, और आपको पता है मतीराम का ये ग्रंथ है जो कि रीतिवादी आचार्य हैं। तो यहाँ पर कहते हैं मतीराम कि जहां प्रस्तुत में होत है अप्रस्तुत को ज्ञान। सादृश्य मूलक अलंकार है, अर्थालंकार है समासोक्ति भी, और जब हम इसको देखते हैं तो वहां कहा जाता है कि जहां प्रस्तुत विषय से अप्रस्तुत का ज्ञान हमें हो जाए, उसे जो बुद्धजन है, जो विद्वजन है, जो लोग है, कविजन जो है, वो उसे समासोक्ति कहते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं थी, इनके माध्यम से समासोक्ति के अर्थ को जाना जा सकता है।
यदि इन परिभाषाओं के माध्यम से इसकी सामान्य परिभाषाएं दी जाएं, तो जहां संक्षिप्त उक्ति में कुछ ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया जाए कि प्रस्तुत के वर्णन से अप्रस्तुत का भी ज्ञान हो, तो कौन सा अलंकार माना जाएगा? समासोक्ति। तो देखिए, समासोक्ति में उपमा जो है, ये जो सादृश्य जो है वो व्यंग्य होता है, मतलब व्यंजना के माध्यम से समझा जाएगा वहां पर, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? गम्योपमूलक अलंकार भी कहते हैं। लेकिन ये गम्योपमूलक कैसे होगा, गम्योप संबंध कैसे होगा? वो विशेषण वैचित्र्य के माध्यम से होगा, इसीलिए इसे गम्योप विशेषण वैचित्र्य मूलक अलंकार भी कहा जाता है। तो जब हम इसे बात करेंगे तो गम्योपमूलक क्यों है? क्योंकि ये जो सादृश्य है, जो ओपम में है, वो व्यंजना पर आधारित है, इसलिए ये गम्योपमूलक अलंकार माना जाता है। तो प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन यहाँ पर किया जाता है। तो इसमें प्रस्तुत या विशेषण जो है वो तो श्लिष्ट होगा या साधारण होगा, लेकिन जो विशेष्य है जिसकी बात की जा रही है वो अश्लिष्ट होगा। तो ये बात ध्यान रखें, जो विशेषण है वो सदैव श्लिष्ट होगा, लेकिन जो विशेष्य है वो अश्लिष्ट होगा। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है। देखिए, ये अलंकार ध्वनि की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अप्रस्तुत है वो वाचक नहीं है, जो प्रस्तुत है वो वाच्य है, और जो अप्रस्तुत है वो व्यंजना के माध्यम से व्यंग्य है, इसलिए ये अलंकार ध्वनि की श्रेणी में रखा जाता है। तो अप्रस्तुत अर्थ अभिधेय न होकर व्यंग्य होने के कारण यह अलंकार ध्वनि की श्रेणी में भी रखा जाता है। तो समासोक्ति में जब हम प्रस्तुत से अप्रस्तुत की व्यंजना करते हैं, प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का एक तरह से आरोप कर रहे हैं और उसकी व्यंजना, हम उसकी कल्पना कर रहे हैं, तो वहां पर ये 3 प्रकार से संभव हो सकता है: समान विशेषणों के द्वारा, समान कार्यों के द्वारा और समान लिंग के द्वारा। जहां पर उपमेय और उपमान की जो बात की जा रही है वो समान लैंगिक शब्दों से की जा रही है, तो वह समान लिंग के द्वारा। तो इस प्रकार समान विशेषणों के द्वारा, समान कार्यों के द्वारा और समान लिंग के द्वारा प्रस्तुत से अप्रस्तुत की व्यंजना की जा सकती है। तो इसका जो पहला भेद यदि हम देखें, विशेषणाधृत, देखिए ये इस तरह का भेद करना संभव यद्यपि नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझने की दृष्टि से कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कहीं पर किसी उक्ति में तीनों ही चीजें एक साथ आ गई हैं, लेकिन फिर भी इसे समझते हैं। यदि विशेषणाधृत हो समासोक्ति तो वो कैसे होती है? उदाहरण देखते हैं। कामायनी की पंक्तियां हैं। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी थी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए थी ऐठी सी। जलप्लावन के बाद की घटना है, जब मनु जल के उतरान को देख रहे हैं और वहां पर उस पृथ्वी जो बच गई है, अब कुछ जल से जो बचे हैं छोटे बड़े जो रास्ते या जो स्थल, उसको देखकर किस प्रकार की कल्पना कर रहे हैं मनु, उसकी बात है कि सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए थी ऐठी सी। तो ये सब सारी चीजें हम देख रहे हैं कि सिंधु सेज पर, सागर की सेज पर जो धरा वधु, धरती रूपी जो वधु थी, अब तनिक संकुचित होकर बैठी थी, अर्थात कहीं कहीं पर धरती के जो स्थान है वो नजर आ रहे थे, बाकी सब जगह पानी पानी नजर आ रहा था। प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए थी ऐठी सी। ऐसा लग रहा है कि जो इतना समय तक जो प्रलय आती रही, प्रलय रूपी जो रात्रि होती बीतती रही, उससे वो मान करके थोड़ा सा क्रोध करके वो संकुचित होकर बैठ गई, जिस तरह कोई मानिनी नायिका बैठती है उसी तरह बैठ गई। देखिए, ये प्रस्तुत वर्णन जो है यहाँ पर वो पृथ्वी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन जो विशेषण यहाँ पर दिए गए हैं, धरा वधु या फिर यहाँ पर संकुचित बैठी थी, मान किए थी ऐठी सी, ये जो चीजें यहाँ पर बताई जा रही है उससे अप्रस्तुत व्यंजना जो है एक नायिका के रूप में वहां चित्रित की जा रही है। इसलिए ये जो समासोक्ति है इन विशेषणों पर आधारित है और इन विशेषणों के माध्यम से एक अलग अर्थ खुलता है जो कि नायिका के समानार्थ बैठता है। तो संगति बैठती है वहां पर एक अन्य अर्थ की, जो कि इसके समान, जो प्रस्तुत के समान ध्वनित होती है, इसलिए यहाँ समासोक्ति मानी जाएगी। देखिए, समासोक्ति में प्रस्तुत और अप्रस्तुत में के अर्थों में वहां संगति होनी जरूरी है, असंगति नहीं होगी। और जो
उपमेय वाक्य है, जो वर्ण्य वाक्य है, वो यहाँ पर वाच्य होगा। और जो अप्रस्तुत है, नायिका का चित्रण जो है वो अप्रस्तुत व्यंजना है, वो व्यंग्य के माध्यम से हम लेंगे, व्यंजना के माध्यम से हमें लेना होगा। ये है समासोक्ति। और जब हम दूसरे अलंकारों की बात करेंगे, मुख्य अंतर है इन अलंकारों में जब हम समासोक्ति और अप्रस्तुत प्रशंसा की या अन्योक्ति की बात करते हैं। तो इसमें जो उपमेय वाक्य है, जो वर्ण्य विषय है, वो वाच्य के रूप में होगा, वो शाब्दिक रूप में यहाँ पर कथित होगा, वो प्रस्तुत होगा। तो ये बात है। विशेषणाद्रत हमने देखी। इसका जो दूसरा भेद है समान कार्यों के द्वारा, जहां उपमेय और उपमान के समान कार्य ध्वनित हो रहे हों और जो उपमान के कार्य हैं वो व्यंजना के माध्यम से हमें लेने होंगे। देखिए, तचो आग अति विरह की, रह्यो प्रेम रस भीजी, नैननी के मग जल बहे, हियो पसीजी पसीजी। यहाँ पर वियोग की बात है, किसी नायिका का वियोग वर्णन है कि जो प्रेम है, तचो आग अति विरह की, रह्यो प्रेम रस भीगी। तो यहाँ पर जब हम देखें तो विरह की आँच में पक कर और प्रेम का रस में भीग कर जो नैननी के मग जल बहे, हियो पसीजी पसीजी। तो जो हृदय है वो इस विरह की अग्नि में निरंतर पसीज पसीज कर जल रहा है और नैननी के मग जल बहे, और उसी के कारण आंखों के रास्ते क्या है, जल बहता रहता है। ठीक है, तो ये सारी बात एक विरह की व्यंजना यहाँ पर की गई है। लेकिन यदि हम इसके माध्यम से एक व्यंजना के माध्यम से एक अलग अर्थ देखें तो जो अर्क बनाने की जो विधि है उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। जब हम देखते हैं कि तचो आग अति विरह की, तो देखिए उसको सार तत्व को पकाया जाता है अर्क में, और फिर जब वो उस पर बहुत अधिक ताप लगाया जाता है तो वो किसी नली के माध्यम से वो जो अर्क, जो सार तत्व है वो बहता है, और जिसमें उसके मूल जो पदार्थ है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक अर्क बनाने की विधि का वर्णन इस प्रस्तुत के माध्यम से एक अप्रस्तुत का अन्य अर्थ भी वहां खुल रहा है, तो इसलिए इसे समासोक्ति कहते हैं। और इसके माध्यम से कवि का उद्देश्य वहां पर चमत्कार लाना होता है, इसलिए इन अलंकारों का प्रयोग किया जाता है कि जहां प्रस्तुत में होत है, अप्रस्तुत को ज्ञान। तो समान कार्यों के द्वारा इस प्रकार है कि नैननी के मग जल बहे, हियो पसीजी पसीजी, वहां भी ताप का वर्णन है। किस प्रकार एक अन्य पदार्थ से जो वो रस है वो अर्क बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर भी ये सारी जो बात है वो अप्रस्तुत के लिए की गई है, प्रस्तुत के माध्यम से, इसलिए इसे समान कार्यों के द्वारा की गई समासोक्ति मानी जाएगी। देखिए, समान लिंग के द्वारा जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो इस तरह के रुग्णा बाला, इस तरह के जो प्रयोग होंगे, पहले हम उदाहरण देख लेते हैं कि जग के दुख दैन्य शयन पर यह बैठी रुग्णा बाला, रे कब से जाग रही वह आंसू की नीरव माला। यहाँ पर जग के दुख दैन्य शयन पर यह बैठी रुग्णा माला, तो किसी यहाँ पर शयन का चित्र इसलिए रात्रि का बात मान लीजिए, चांदनी रात्रि जो है प्रस्तुत रूप में है। लेकिन जो रुग्णा बाला है, जो कि देह यष्टि से कमजोर है या जो बीमार है, उसके रूप में जो चित्रित किया गया है, एक अन्य अर्थ खुलता है, वो अप्रस्तुत। तो इस प्रकार जब लैंगिक शाब्दिक कथन साम्य जब दिखाया जाता है प्रस्तुत और अप्रस्तुत में, तो वो वहां पर जो समासोक्ति मानी जाएगी वो समान लिंग द्वारा मानी जाएगी। तो ये तीन भेद थे। देखिए, ये मैंने पहले भी हमने ये बात की कि ऐसा नहीं है कि इस तरह के इसके भेद किए जा सकते हैं या ये संभव है। जब हम इसमें देखते हैं तो जब विशेषण कार्य और जो लिंग पर आधारित जो साम्य दिखाया जा रहा है वो एक साथ भी दिखाया जा सकता है। कैसे? देखिए, ओस बिंदु की मालाओं का भूषण भार संभाले, उतर रही मुग्धा उषा रवि के कर में कर डाले, रवि के कर में कर डाले, रवि के हाथों में हाथ डाले। तो यहाँ पर जो मुग्धा है वो विशेषण है, और भूषण भार संभालना और कर में कर हाथ डाल कर चलना, हाथ पकड़ कर चलना एक दूसरे का, वो क्या है? कार्य है। तो उषा में स्त्रीलिंग और रवि में पुल्लिंग। तो यहाँ पर लैंगिक जो लैंगिक आधारित
आधारित जो समासोक्ति है वो भी आ जाती है, विशेषणाधृत भी आ जाती है, और कर में कर हाथ डाल के चलना। तो हम एक अलग चित्र वहां पर देखते हैं तो नायक और नायिका की बात यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रस्तुत है वहां पर जो उषा का चित्रण है यहाँ पर, लेकिन उसी के माध्यम से नायक नायिका का अप्रस्तुत वहां प्रतीति जो हो रही है, प्रस्तुत वृतांत जो उषा और रवि का चित्रण है उसके माध्यम से अप्रस्तुत का जो नायक नायिका का जो चित्रण वहां पर उपस्थित हो रहा है, इस आधार पर इसे समासोक्ति कह सकते हैं। तो ये मुख्य बात थी समासोक्ति के लिए जब हम देखते हैं तो। और इसी तरह का उदाहरण देखते हैं। अस्ताचल को रवि करता है संध्या समय गमन, संध्या के समय अस्ताचल को सूर्य जो है लौटता है। विरह व्यथा से हो जाती है वसुधा सजल नयन, और जो धरा है वो चूंकि वो लौट रहा है इसलिए सजल नयन, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो देखिए ये किसी नायक और नायिका के विरह का भी चित्रण है, जब नायक लौट रहा है और नायिका सजल नयन खड़ी रह जाती है। तो इस प्रकार जो प्रस्तुत वृतांत से अप्रस्तुत वृतांत की जो कल्पना की जा रही है, देखिए कल्पना है, व्यंग्य से लिया जाएगा। प्रस्तुत जो अर्थ है वो वाच्य यहाँ पर होगा, और जिन विशेषणों से बात हम की जाएगी, हम बात करेंगे, चाहे सजल नयन की बात हम कर रहे हैं, तो इन विशेषणों का जो वहां पर जो कथन होगा वो श्लिष्ट हो सकता है या साधारण, लेकिन जो विशेष्य है वो सदैव यहाँ पर अश्लिष्ट होगा, ये ध्यान रखना है इसमें। तो ये समासोक्ति अलंकार थे। समासोक्ति और रूपक में यदि हम कुछ अलंकारों को यदि हम देखें तो इनमें भेद क्या है। देखिए जो रूपक में जो है, यदि हम आरोप देखते हैं, हमने आरोप इसमें भी हो रहा है, लेकिन हम रूपक में यदि हम देखें तो उपमेय में उपमान के रूप का आरोप होता है। ठीक है, यहाँ पर व्यवहार का आरोप हो रहा है, केवल रूप का आरोप नहीं, किस तरह वो व्यवहार कर रही है। जैसे धरती का हमने वहां पर देखा कि प्रलय निशा में जब हमने कामायनी का उदाहरण देखा कि सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी थी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए थी ऐठी सी। तो जो व्यवहार है, जो धरा का व्यवहार है और नायिका का व्यवहार है, वो यहाँ पर उसका आरोप है, केवल रूप का आरोप नहीं है। धरा और नायिका का रूप तो वहां नहीं देख सकते, तो व्यवहार का जो आरोप है, इसलिए हमने कहा कि समासोक्ति रूपक में केवल रूप का आरोप होता है, ये ध्यान रखें। जब हम समासोक्ति और अप्रस्तुत प्रशंसा को देखते हैं या अन्योक्ति की बात कहते हैं, तो देखिए दोनों ही अलंकारों में यद्यपि वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, परंतु समासोक्ति में यदि हम बात करें तो जो प्रस्तुत है वो वाच्यार्थ होता है और जो अप्रस्तुत है वो व्यंग्यार्थ होता है। लेकिन अप्रस्तुत में उल्टा होता है, वहां पर जो प्रस्तुत है वो व्यंग्यार्थ होता है, व्यंग्य होता है, और जो अप्रस्तुत है वो वाच्य होता है। तो ये मूल अंतर है। कल हम जो पढ़ेंगे वो इसका जो उलट है वो पढ़ेंगे। आज हमने समासोक्ति की बात की, संक्षिप्त है जो कथन, और उसके माध्यम से जब विशेषणों के माध्यम से, लिंग के माध्यम से और कार्यों के माध्यम से जब उपमेय में उपमान के व्यवहार की व्यंजना की जाती है तो वो समासोक्ति कहलाती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।